नमस्कार मित्रों, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सब? बहुत दिन हो गए थे भूगोल के वीडियो आए हुए। मैं सत्य प्रकाश आप सबों का चाणक्य ट्यूटोरियल पर पुनः हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मित्रों, तो भूगोल की एक नई कक्षा लेकर मैं आप लोगों के समक्ष उपस्थित हूं। आज मूलतः हम इस अध्याय को समाप्त करने की कोशिश करेंगे, जो यह ग्रह वाला सेगमेंट है। इसके साथ साथ जो भी बचे हुए ग्रह थे उनके साथ साथ हम बौने ग्रहों को भी आज हम देखेंगे। आइए मित्रों, शुरुआत करते हैं। तो आइए देखते हैं बृहस्पति को। यह पांचवा ग्रह है अपना। बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल के बाद यह पांचवा ग्रह है और यह पहला बाह्य ग्रह है। ठीक है, अर्थात यह पहला आउटर प्लेनेट है। आइए देखते हैं इसकी कुछ विशेषताओं को। इसके सर्वाधिक 67 प्लस 12। यह प्लस 12 मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि ये जो 12 उपग्रह हैं ये हाल में ही खोजे गए हैं। आपको पुरानी पुस्तकों में यही डाटा मिलेगा 67। ठीक है, तो इसके टोटल कितने हो गए? 67 प्लस 12 अर्थात 79, 79 उपग्रह अर्थात चंद्रमा है। कहीं कहीं पर चंद्रमा लिखा होता है तो कहीं कहीं पर उपग्रह लिखा होता है। आप बिल्कुल भी इस बात से कंफ्यूज मत होना। चंद्रमा वही है जो ग्रह की परिक्रमा करता है, अर्थात ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाता है। आइए, इसका उपग्रह गैनीमेड, गैनीमेड सर्वाधिक बड़ा उपग्रह है। सौर मंडल का सर्वाधिक बड़ा उपग्रह कौन है मित्र? गैनीमेड। सबसे छोटे उपग्रह के विषय में हमने देखा था, वह कौन था? मंगल का? बोलो, नीचे कमेंट करना। ठीक है, मंगल के दो ही उपग्रह हैं, फोबोस और डिमोस, और इन दोनों में एक उपग्रह जो था वह सबसे छोटा उपग्रह था सौर परिवार का। बृहस्पति का दिन सभी ग्रहों में सबसे छोटा है, मात्र 10 घंटे का है। ठीक है, अर्थात इसकी घूर्णन गति यानी कि रोटेशनल स्पीड जो है वह मैक्सिमम होगी। इसकी घूर्णन गति सर्वाधिक होगी, तभी तो यह अपने अक्ष पर बहुत जल्दी घूम जाएगा। ठीक है, सबसे पहली बात कि दिन और रात होते क्यों है, आगे हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन मैं यहां शॉर्ट में थोड़ा सा बता दूं कि दिन और रात जो होते हैं वो घूर्णन गति के कारण होते हैं। कोई भी ग्रह अपने धुरी पर या अपने अक्ष पर भी घूम रहा होता है। सूर्य की तो परिक्रमा कर ही रहा होता है, लेकिन साथ साथ वह अपने अक्ष पर घूम रहा होता है। तो अपने अक्ष पर जो घूमता है उसके कारण दिन और रात होते हैं। ठीक है, और पृथ्वी के सूर्य के एक चक्कर पूरा करने को हम लोग क्या बोलते हैं? परिक्रमण या परिभ्रमण भी उसे कहते हैं, और इसे घूर्णन कहते हैं। ठीक है, शुक्र का दिन पृथ्वी के 243 दिनों के बराबर है। शुक्र का एक दिन पृथ्वी के 243 दिन के बराबर, सोचो कितना बड़ा। ठीक है, अतः इसकी घूर्णन गति न्यूनतम है। लिखने की आवश्यकता क्यों पड़ी? इसके कारण, क्योंकि हमने ऊपर देखा कि घूर्णन गति सर्वाधिक किसकी है? बृहस्पति की। तो घूर्णन गति न्यूनतम किसकी है? शुक्र की। तो ये दोनों बातें साथ साथ याद रह जाएंगी। अगली बात, शुक्र का एक दिन जो कि 243 दिन पृथ्वी के 243 दिन के बराबर है, उसके एक वर्ष, शुक्र का एक वर्ष कितने दिनों का होता है? 224.7 दिनों का। मैंने 225 दिन लगभग लिख रखा है। ठीक है, वो उसका एक दिन जो है वो उसके एक वर्ष से ज्यादा है। भाई ये तो बड़ी अचरज वाली बात हो गई है ना। थोड़ा सा आपको भी आश्चर्य लग रहा होगा, एक दिन एक वर्ष से ज्यादा कैसे हो सकता है? भाई हो सकता है। मान लो कि यह अपने अक्ष पर घूमने में इसके पूरे सूर्य के परिक्रमा करने से ज्यादा दिन लगा दिए, तो एक दिन क्या एक वर्ष से ज्यादा नहीं हुआ? बताओ। अक्ष पर घूमने में इसको 225 दिन से ज्यादा लग गए, यानी 243 दिन लग गए, और सूर्य की परिक्रमा इसने कर दी 225 दिन में ही, 224.7 दिन में ही कर दी। लेकिन अक्ष पर पूरा घूमने में इसे 243 दिन लग गए। तो हो गई ना बात, एक दिन एक वर्ष से ज्यादा हुआ या नहीं? बताओ। ठीक है, समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल से बात। ठीक है, अगर नहीं समझ में आई होगी तो इस चीज को दोबारा से रिवाइंड करके देखना। अगली बात, वीडियो सीरीज आपके लिए इसीलिए आ रही है कि आप एक बात को बार बार देख सकें। यदि आपको समझ में ना आती है तो एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार देखें।
ठीक है, अवश्य बात समझ में आएगी। वैसे आशा है कि मेरी एक बात जो है वह एक बार में बात समझ में आती होगी सारी की सारी। बृहस्पति का गुरुत्वाकर्षण सभी ग्रहों में सर्वाधिक है। नोट करने वाली बात है, ध्यान में रखना। बृहस्पति को पृथ्वी का सुरक्षा कपाट अर्थात सेफ्टी वाल्व भी कहा जाता है, क्योंकि यह पृथ्वी को उल्का पिंडों से बचाता है, मेटेओर से। ठीक है, जिन्हें टूटता हुआ तारा भी कहते हैं। उल्का पिंडों को टूटता हुआ तारा अर्थात शूटिंग स्टार्स भी कहा जाता है। ये कहां आग पकड़ते हैं, कहां नष्ट हो जाते हैं, ये सारी बातें हम करेंगे आगे। ठीक है, फिलहाल आप इतना जानो कि इन उल्का पिंडों से हमारी रक्षा कौन करता है? बृहस्पति। अधिकतम उल्का पिंडों को वो बीच में ही रोक देता है। ठीक है, और इसलिए इसे पृथ्वी का सुरक्षा कपाट कहा जाता है। उल्का पिंडों को शूटिंग स्टार्स अर्थात टूटता हुआ तारा भी कहा जाता है। आप लोग जो देखते हो ना और मन्नतें मांगते हो, वो कुछ और नहीं, उल्का पिंड है। ठीक है, समझ में आई बात? जब उल्का पिंड पृथ्वी पर गिरते हैं तो इसे हम उल्कापात कहते हैं। रूस में 2003 के आसपास शायद एक उल्कापात हुआ था। ठीक है, वैसे बहुत कम देखने को मिलते हैं। ठीक है, अगला जो ग्रह है वह है शनि। आइए शनिदेव से मिलते हैं। शनिदेव, शनि का घनत्व तो सभी ग्रहों में सबसे कम है, इतना कम कि यह पानी पर तैर सकता है। स्थिति ऐसी है। ठीक है, यह बताओ मुझे, पीछे मैंने बताया है आपको कि किस ग्रह का घनत्व सभी ग्रहों में सर्वाधिक है? वह है अपनी पृथ्वी। ठीक है, तो पृथ्वी का घनत्व सभी ग्रहों में सर्वाधिक है, लेकिन शनि का घनत्व सभी ग्रहों में सबसे कम है। यह पानी पर भी तैर सकता है। यहां लिख ही दिया है मैंने, पृथ्वी का घनत्व सर्वाधिक है सभी ग्रहों में। अगली बात, शनि के 7 वलय, वलय अर्थात रिंग, छल्ले। ठीक है, छल्ले हैं, वे धूल व गैसों से बने हैं। ठीक है, डस्ट एंड गैसेस। ठीक है, देखो कुछ इस प्रकार की आकृति है। ठीक है, और ये धूल व गैसों से बने हुए ये छल्ले हैं। ठीक है, ऐसा लग रहा है कि इसने अंगूठी पहन रखी है। ठीक है, शनि के 62 उपग्रह हैं तथा टाइटन इनमें सर्वाधिक बड़ा है। सिंगल इन्वर्टेड कॉमा से घेर देना। ठीक है, टाइटन की एक और विशेषता क्या है कि टाइटन गैनीमीड के बाद सौर परिवार का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। ठीक है, तो इस बात को भी आप ध्यान में रखना। ठीक है, कभी कभार यह भी प्रश्न पूछ दिया जाता है कि दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह सौर परिवार का कौन है, तो कौन है? टाइटन। आइए, लिखी रखा है मैंने सौर परिवार में दूसरे स्थान पर। शनि पृथ्वी से सबसे दूर वाला ग्रह है जो बिना किसी उपकरण के देखा जा सकता है। ठीक है, अर्थात नंगी आंखों से आप इसे देख सकते हो। ठीक है, किसी खगोलविद की सहायता से, अन्यथा पता कैसे करोगे कि यही शनि है? ठीक है, भोर के तारे को तो हम देख लेते हैं, मॉर्निंग स्टार एंड इवनिंग स्टार, अर्थात किसको? शुक्र को। ठीक है, गांव में उसे भ्रुकबा कहते हैं। ठीक है, लेकिन इसे पहचानना पड़ेगा। अरुण, यूरेनस को देखते हैं एक बार। 1781 ईस्वी में विलियम हर्शेल ने इसकी खोज की। तो इसकी खोज किसने की? 1781 ईस्वी में विलियम हर्शेल साहब ने इसकी खोज की। और इसके कितने उपग्रह हैं? 27 उपग्रह हैं। ध्यान में रखना, यह प्रश्न पूछा जाता है, इसकी ईस्वी भी पूछ दी जाती है और इसके खोजकर्ता को भी पूछ दिया जाता है। यह हरा दिखता है, क्यों? हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन के प्रकीर्णन के कारण, स्कैटरिंग इफेक्ट। ठीक है, प्रकीर्णन को हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम फिजिक्स पढ़ेंगे तो। ठीक है, क्लियर? फिलहाल इतनी बातें ध्यान में रखो कि इनके प्रकीर्णन के कारण जो है, स्कैटरिंग इफेक्ट के कारण जो है, यह हरा दिखता है। अरुण के अक्ष में 98 डिग्री का झुकाव है। अब ये बताओ कि अगर कोई बंदा ऐसे खड़ा है, कोई मनुष्य ऐसे खड़ा है, अब उसे 98 डिग्री झुका दूं तो वो कैसे हो जाएगा? ऐसे हो जाएगा, लगभग 90 डिग्री पर ऐसे आएगा और 98 डिग्री पर लगभग ऐसे आ जाएगा। तो ये लेट गया या नहीं, बताओ? ठीक है, तो इसके अक्ष में चूंकि 98 डिग्री का झुकाव है, इसलिए इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है। तो यह भी आपसे पूछ दिया जाता है कि लेटा हुआ ग्रह कौन सा है। ठीक है, तो आसानी से आप उत्तर दे देना, अरुण। इसका प्रत्येक भाग साल में कभी ना कभी सूर्य के ठीक नीचे अवश्य आता है। कहने का क्या अर्थ हुआ कि यदि ये भाई साहब अरुण हैं, ठीक है, तो इसके ठीक ऊपर, इसके हर भाग के ठीक ऊपर अर्थात एकदम 90 डिग्री के ऊपर, ठीक है, यदि मैं यहां खड़ा हूं तो एकदम 90 डिग्री पर सूर्य देव का आगमन अवश्य होगा। ठीक है, तो सूर्य इसके प्रत्येक भाग के ऊपर कभी ना कभी साल में एकदम 90 डिग्री पर आता है। ध्यान में रखना इस बात को।
वरुण, नेपच्यून, इसके विषय में महत्वपूर्ण बात कि 1846 ईस्वी में जोहान गाले, ठीक है, ध्यान में रखना इस खगोलविद का नाम, जोहान गाले ने इसकी खोज की। इसके 13 उपग्रह हैं, ठीक है। उपग्रहों की संख्या तो प्रायः नहीं पूछता है, लेकिन हाँ इसके खोजकर्ता के विषय में पूछ देता है। आइए देखते हैं बौने ग्रहों के विषय में। सर्वप्रथम जो बौना ग्रह है वह है हमारा यम अर्थात प्लूटो। यह अपने 9 ग्रहों में शामिल था। 24 अगस्त 2006 को इसे ग्रहों की श्रेणी से बाहर कर दिया गया, अन्यथा यह भी सौरमंडल का एक ग्रह हुआ करता था। एक समय की बात है, ठीक है, आज से 14 वर्ष पहले की बात है, ठीक है। 24 अगस्त 2006 को इसे ग्रहों की श्रेणी से बाहर कर दिया गया। और किसने बाहर किया? इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमर्स यूनियन, IAU, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय खगोलविदों की संस्था जो होती है, उसने इसे कहां बाहर किया? तो यह मीटिंग कहां हुई थी? प्राग शहर, जो कि चेक गणराज्य की राजधानी है, में हुए मीटिंग में इसे ग्रहों की श्रेणी से बाहर किया गया। अब ग्रहों की श्रेणी से इसे क्यों बाहर किया गया, उसके कुछ तर्क भी हैं। इसे बौने ग्रहों की श्रेणी में रखा गया है क्योंकि इसका आकार बहुत छोटा है, इवन यह चंद्रमा से भी छोटा है, ठीक है। कक्षा में अन्य पिंड के होने के कारण यह अप्रत्यक्ष परिक्रमण करता है, यानी कि इनडायरेक्ट रेवोल्यूशन। अब यह बताओ कि कोई भी ग्रह है तो उसकी कक्षा एक फिक्स कक्षा होनी चाहिए। दीर्घवृत्त ग्रह जो होते हैं वह दीर्घवृत्ताकार कक्षा में परिभ्रमण करते हैं, ठीक है, परिक्रमण करते हैं, लेकिन इसकी कक्षा जो है वह गड़बड़ थी, वह फिक्स थी नहीं, अप्रत्यक्ष परिक्रमण करता था यह, क्योंकि कक्षा में अन्य पिंड है। अब यह बताओ कि ट्रेन आ रही है और सामने तुम आओगे, तो तुम भागोगे या ट्रेन भागेगी? तुम भागोगे ना, ठीक है। लेकिन इसके साथ ऐसा नहीं था कि इसके कक्षा में अगर कोई और आ जाता था तो यह साइड ले लेता था, ठीक है, क्लियर। तो ऐसी स्थिति थी जिसके कारण जो है ना इसके साथ गड़बड़ हो गया और यह अपनी कक्षा को साफ नहीं कर पाया, ठीक है, क्योंकि इसका जो है ना गुरुत्वाकर्षण जो है वह बहुत कम था, ठीक है। कक्षा में अन्य पिंडों के होने के कारण यह अप्रत्यक्ष परिक्रमण करता है तथा वरुण की कक्षा को भी यह काट रहा था, ठीक है, इसलिए इसे बौने ग्रहों की श्रेणी में डाल दिया गया। इसकी खोज स्लाइड टॉम्बो ने 1930 ईस्वी में की। यह दूसरा सबसे बड़ा बौना ग्रह है। तो पहला सबसे बड़ा बौना ग्रह कौन है? नंबर 1 पे तो सबसे बड़ा बौना ग्रह है इरिस। इसके अतिरिक्त मेकमेक, हौमेया, ये सब भी बौने ग्रह हैं कुछ, ठीक है। सेरस के विषय में हम लोग कुछ देख लेते हैं। इसकी खोज का श्रेय पियाजी, जो कि इटली के खगोलविद हैं, उनको जाता है। यह मंगल व बृहस्पति के मध्य स्थित है, ठीक है। मेरे ख्याल से सारी बातें स्पष्ट हो गई होंगी। मिलता हूं मैं नेक्स्ट वीडियो में, जब हम पढ़ेंगे सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण को, इसके अतिरिक्त ज्वार भाटा को हम देखेंगे, ठीक है। सारी बातें हम करते हैं नेक्स्ट कक्षा में। मिलता हूं, तब तक के लिए जय हिंद। घरों में रहें, अपना ख्याल रखें, अपने मम्मी पापा का ख्याल रखें और इस देश को कोरोना के विरुद्ध बचाना है हमें, ठीक है। कोरोना हारेगा, हम जीतेंगे, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।